हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भावना शर्मा और आज हम साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपने भारत के संविधान के कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे आज हम। और जितना भी डाउट्स होगा वो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। जैसा कि आप जानते हो, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, जो कि एससी कास्ट से बिलोंग करते थे। इसीलिए क्या है, उनको 10 साल के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एससी और एसटी कास्ट के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया हर एक चीज़ में। अब ये 10 साल का जो रिजर्वेशन है हर साल बढ़ा दिया जाता है अमेंडमेंट के थ्रू। अब ये 104 अभी जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें भी क्या किया गया है, 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। और हमारे पूरे अभी तक अगर संविधान में अगर अमेंडमेंट की बात करें, संशोधन की बात करें, तो कितने अभी तक संशोधन हो चुके हैं, वो 105 अभी तक संशोधन हो चुके हैं टोटल। हमारे भारत के संविधान की विशेषता क्या है, क्यों इसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो विशेषता ये है कि ये आपकी स्क्रीन पे है, ये लेंथिएस्ट है। अब ये देख लेते हैं सीक्वेंस वाइज कि ये लेंथिएस्ट क्यों है। हमारे भारत का संविधान लेंथिएस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो ये पूरे देश में ये अकेला संविधान है, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी, इसीलिए ये सबसे लेंथिएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इसमें 470, अगर अभी की प्रेजेंट की बात करें तो इसके अंदर 470 आर्टिकल्स हैं। इट मीन्स 470 इसके अंदर धाराएं हैं और इसमें 25 आपके भाग हैं। इट मीन्स 25 इसमें पार्ट्स हैं और इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। इट मीन्स इसमें 12 जो है अनुसूचियां हैं। तो अभी तक इसमें अगर बात करें अभी तक कितने इसमें संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में, तो वो 105 संशोधन हो चुके हैं। तो सबसे पहले जब संशोधन बन रहा था तो इसमें संविधान सभा बनाई गई थी। पहले तो संविधान सभा में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको नियुक्त किया गया, जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे भारत के। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बिहार से बिलोंग करते थे, आप जानते हो उनके बारे में। अब वो नहीं रहे हैं हमारे बीच। तो लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसमें जो भौगोलिक स्थितियां हैं और देख करके ही इसमें बहुत सारे आर्टिकल, 470 आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखा जाए इसको बनाने में कितना टाइम लगा, अगर इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको बनाने में 2 साल और 11 महीने 18 दिन का हमारे संविधान को बनने में टाइम लगा। और काफ़ी इट मीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ का भ्रमण किया गया, उसके बाद ही देखा गया कि संविधान में ये फीचर्स रखने चाहिए, ये विशेषताएं होनी चाहिए हमारे देश में। तो इसीलिए ये सबसे लंबा संविधान है हमारे जो भारत का संविधान है। और सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता हैं। तो हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी मैनी सोर्सेज। ये बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है। इट मीन्स हमारे देश का जो संविधान है बहुत सारे संविधानों से लिया गया, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका का जो संविधान है, वहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, इट मीन्स जो प्रेम्बिल है हमारे संविधान की, वो कहाँ से ली गई है, वो आपके यूएसए से ली गई है। और अगर हम कनाडा से ली गई है। और अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट की उनको कौन से देश से लिया गया है, उनको आपको यूएसए कंट्री से लिया गया है। और अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो उनको इट मीन्स मौलिक कर्तव्य को हमारे देश के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको यूएसएसआर कंट्री से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से कौन सी चीज़ ली गई है, बिल्कुल कॉपी करके अपनी ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया है, वो है आपका संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसको कहाँ से लिया गया, उसको अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका। और आपकी जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको ब्रिटेन से लिया गया है। और आप देख लेते हैं, और आपका आयरलैंड है, वहाँ से
आयरलैंड से आपके काफ़ी, इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन सी भाग कौन कौन से देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी। और इसका मतलब समझ लेते हैं इन दोनों का। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हमारे देश के संविधान में संशोधन पे संशोधन होते रहते हैं। आपने देखा होगा अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं। छोटी सी बात निकल के क्या आ जाती है, वो पूरे पार्लियामेंट में फैल जाती है, जिससे क्या होता है, संशोधन करने के लिए आपको दो तिहाई बहुमत की ज़रूरत होती है संसद के सदस्यों की। फिर वो कहाँ चला जाता है, उसको रिकमेंड कर दिया जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की अनुमति से फिर वो क्या होता है, संशोधन हो जाता है आपके संविधान में। तो ये प्रोसेस थी कि संशोधन कैसे होता है संविधान में। और रिजिडिटी की बात करें तो रिजिडिटी का मतलब है कि संशोधन की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट राष्ट्रपति ही संशोधन कर दे, ऐसा नहीं, पहले तो बहुमत चाहिए। जब तक बहुमत नहीं मिलेगा संसद के सदस्यों का, तो आपका क्या नहीं होगा, आपका वो अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो लंबी प्रोसेस है, इसीलिए कैसा है, इसके अंदर क्या है, रिजिडिटी है। तो ये जो रिजिडिटी है वो हमारे संविधान की कौन से देश से करेक्टर से मैच करती है, वो आपके यूएसए से मैच करती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके ब्रिटेन के संविधान से मैच करती है। तो नीचे देखते हैं, फोर्थ है इसकी जो विशेषता है संविधान की, वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। इट मीन्स फेडरल सिस्टम है, हमारे संविधान में फेडरल सिस्टम को भी रखा गया है, जिसका मतलब है कि डिवीजन ऑफ द पावर एंड द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि पावर का डिवीजन कर देना दो भागों में। इट मीन्स हमारे देश में दो तरीके की सरकार है, कौन कौन सी, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। और पावर भी दोनों के हाथों में अलग अलग होती है, लेकिन इसमें सबसे पावरफुल कौन सी है, इसमें केंद्रीय सरकार के हाथ में ही होता है जो कुछ करना होता है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको राज्य सरकार टाल नहीं सकती है। तो बेशक से फेडरल सिस्टम है हमारे देश में, लेकिन काम कौन कर रहा है, पावर सबसे ज़्यादा किसके हाथ में होती है, वो आपके केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जो संविधान है वो कैसे, उसमें कौन सी विशेषता भी है, इंटीग्रेट जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि हमारे देश में आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं। जब हाई कोर्ट के पास कोई केस आता है तो क्या होता है, जब वो उस केस को सॉल्व नहीं कर पाता तो कहाँ पहुँच जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचने के बाद वो उसको, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो फाइनल आदेश होता है, और फिर उसके बाद कोई भी काम नहीं होता। वो फिर निश्चित हो जाता है कि अब इसके टूवर्स हमें क्या निर्णय लेना होता है। और हाई कोर्ट के जो आपके जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसका भी नियुक्ति कौन करता है, उसकी भी नियुक्ति आपका प्रेसिडेंट करता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान की एक और विशेषता क्या हो गई, फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 6 मौलिक अधिकार हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से, right to equality, right to freedom, right against exploitation and right to freedom of religion और right to remedy of constitution। तो ये आपके 6 क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी आपकी धारा 14 से लेके 18 तक में इनका उल्लेख दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि कोई भी नागरिक हो हमारे देश का, सभी के पास क्या है,
इक्वलिटी है, कोई भी जाति धर्म के आधार पर कोई भी किसी को भी असमानता के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी कास्ट का है या एसटी कास्ट का है तो उसके साथ दिव्य व्यवहार किया जाए, उसको उसके राइट्स को छीन लिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करते हो तो आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, तो आपको सजा दी जा सकती है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के हमें काम करना चाहिए। और देन 7th है इसका फंडामेंटल ड्यूटी। हमारे संविधान की एक और विशेषता है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमारी आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, 11, और कौन से पार्ट में रखी गई हैं, ये 4th पार्ट में रखी गई हैं। और इनको अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपके कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स भारत के संविधान के अंदर इनको रखा गया था। इनमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या बोला गया कि हमें अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, और हमें स्वतंत्रता संग्राम में जिन नियमों पे चल के काम किया गया उनका पालन करना चाहिए, संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए, और हमेशा अपने देश के लिए समय आने पे सेवा करनी चाहिए। अब और मैं आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता रही हूँ, ये सीक्वेंस वाइज। और हमें अपने देश में जाति भेदभाव को मिटा करके सभी में बंधुत्व की भावना को रखना चाहिए। और महिला के खिलाफ अगर कोई भी काम होता है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें सभी की धर्म और संस्कृति और भाषा को सबका सम्मान करना चाहिए। और हमारी जो सरकारी जो संपत्ति है उसकी भी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। और हमारे जैसे सरकारी संपत्ति का मतलब है जैसे पार्क हो गए, रोड हो गए, सड़क हो गए, ये सरकारी संपत्ति है, इसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। वनों, जंगलों, झीलों, इन सभी की भी हमें क्या करनी चाहिए, प्रिजर्वेशन करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। ये सभी क्या है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी गई हैं। देन हम 8 पे बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी रखा, राज्य के नीति निर्देशक भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए हैं। जिनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि स्टेट को मतलब राज्य को अपने देश के नागरिक के लिए ऐसे नियम बनाएं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, उनको सारे अधिकार प्राप्त हो सके, और सभी के साथ समान व्यवहार करे राज्य। सभी को खाने के लिए भोजन दे, कोई भी भूखा ना मरे, सभी के लिए नियम बनाए, महिला को सुरक्षा प्रदान करे, बाल श्रम पर पाबंदी लगाएं। ये सभी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। देन हम बात करते हैं सेक्युलर स्टेट। हमारे संविधान में सेक्युलर स्टेट को भी रखा गया है, जिसका मतलब है हमारा जो नागरिक है देश का, वो किसी भी धर्म को चुन सकता है, उसको आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो मतलब हिंदू धर्म को चुनता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स वो कानून के खिलाफ होगा। और सेकुलरिज्म का मतलब ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता। मतलब किसी के भी साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल धारा 25 में लिखा गया है ये कि आप कोई भी धर्म को चुन सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, ये आपको आज़ादी है। और धारा 27 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए किसी से ज़बरदस्ती बलपूर्वक पैसा नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो कानून के खिलाफ है और उसको दंड दिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। देन हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज को किसके अंदर रखा गया है, आपके संविधान के अंदर रखा गया है। इसका मतलब है कि हमारे जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं हमारे देश में, वो सभी एडल्ट फ्रांचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज के अकॉर्डिंग होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे इट मीन्स 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक होते हैं सभी को वोट देने का अधिकार होता है। अब जैसे आप 18 वर्ष के हो तो आप वोट डाल सकते हो, लेकिन पहले 21 वर्ष निश्चित की गई थी। लेकिन जो 61वां जो आपका अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसके थ्रू इसको हटा दिया गया और इसको कहाँ कर दिया गया, इसको 18 वर्ष तक कर दिया गया। 18 वर्ष के नागरिक भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम आते हैं 11 3 टायर गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब है कि हमारे देश में पंचायती राज को भी लागू किया गया है, जो कि आपकी
मतलब 73 और 74 में पंचायती राज और आपकी नगर पालिका को रखा गया है। इसमें क्या है कि पंचायती राज किस किस की सुरक्षा करती है, गांव की देखभाल करती है, और गांव के अंदर चुनाव होते हैं पंचायत के लिए, जिनको कैसे चुना जाता है, डायरेक्टली चुना जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविज़न्स कौन कौन से हैं, इनको कहते हैं आपातकालीन स्थितियां। आपने देखा होगा कि आपकी जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के समय में 1975 में पहली आपातकालीन स्थिति लगाई गई थी, जिसमें कर्फ्यू लगा दिया गया था, किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी घर से। जो भी घर से बाहर निकलेगा उसको दंडित किया गया था। उस समय तो बहुत बड़े दंगे हुए थे उस समय 1975 में। तो 3 टाइप्स की क्या इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, 3 इट मीन्स 362 धारा में, इट मीन्स आर्टिकल 365 और 307, इनमें आपकी ये नेशनल इमरजेंसी होती है, और ये आपकी राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति, इट मीन्स इसको बोल सकते हैं आप प्रेसिडेंटल रूल। और 360 ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब पैसे की धन की कमी हो रही होती है तो सरकार क्या करती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देती है। और जब नेशनल की बात आए, नेशनल इमरजेंसी का मतलब है जब दो देशों के बीच जब झगड़ा हो रहा होता है तो तब क्या कर देती है सरकार, नेशनल इमरजेंसी को लगा देती है। देन हम सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात कर लेते हैं। ये क्या है, हमारे देश में संसद की व्यवस्था की गई है। संसद के 2 चैम्बर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इनमें कौन कौन से सदस्य बैठते हैं और इनका जो संगठन है वो कैसा होता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें 245 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 4 कैसे होते हैं, 4 आपकी यूनियन टेरिटरी से लिए गए होते हैं, और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। और 545 किस में होते हैं, 545 आपके लोकसभा में सदस्य होते हैं, उनमें से 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता है, उनको चुना जाता है। और लोकसभा में जो लोकसभा और राज्यसभा जो है परमानेंट चैम्बर कहा जाता है, क्योंकि उसमें हर साल 1/3 सदस्यों को दोबारा से चुना जाता है। और इसीलिए अगर राज्यसभा के सदस्य की अगर हम टर्म बात करते हैं, जैसे उसकी टर्म कितनी है, उसका मतलब कितने साल तक वो अपने पद पे रह सकता है, तो हम 6 साल तक बोल सकते हैं। और लोकसभा के सदस्य की कितनी वो होती है, कितने साल तक वो अपने पद पे रह सकता है, तो वो 5 साल तक रह सकता है। तो अब इसकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट इसका मतलब है कि हमारे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट क्या करती, पूरा गवर्नमेंट का ही क्या होता है, उसमें रूल होता है। जब तक गवर्नमेंट नहीं कह देती कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा। जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, जितने भी आर्टिकल चेंज होते हैं, वो सभी पार्लियामेंट में किसके ऑर्डर पे होते हैं, आपके गवर्नमेंट के कहने पे होते हैं। जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी तो पार्लियामेंट में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। और पार्लियामेंट्री फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जनता की बातों को रखा जाता है, जनता की समस्या होती है, सभी को उजागर किया जाता है। और लोकसभा में आपके में स्पीकर होता है जो कि अध्यक्षता करता है सभी सदस्यों की। राज्यसभा में आपका क्या होता है, चेयरमैन होता है, जो क्या करता है, सदस्यता करता है और डिसिप्लिन को बना करके रखता है। जितने भी मंत्रीगण बैठते हैं उसमें, आपने देखा होगा, आप लोकसभा टीवी पे कभी देखें इसको तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोकसभा राज्यसभा कैसे इनॉग्रेट होती है, उनको कैसे उसका वो जो चेयरमैन है उनको कैसे हैंडल करता है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मोस्टली आज हमने कवर किया है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। सो थैंक्स, और बने रहिए मेरे साथ इन्हीं सीरीज़ पे। आपके लिए जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर होंगे आपके इसी चैनल पे।